Hello everyone, I welcome you all to the next lecture of Causes and Revolts of 1857, and I hope you all are doing good. There is one request that I would like to make. If you like the content of our videos, do like, share and subscribe to our channel. Fine. एंड प्लीज़ आपके लाइक से, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और इसकी वजह से इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस, इफ़ यू शेयर आवर वीडियोस, उसकी वजह से हम और भी वीडियोस और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे. फाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. येस्टरडे हमने इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज देखा था. फाइन. ये दो कॉजेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में. आज हम बाकी कॉजेस फिनिश कर देंगे. एक तो सोशल एंड रिलीजियस कॉज, मिलिट्री कॉज एंड इमीडिएट कॉज. ये सारे कॉजेस किसके लिए थे? रिवोल्ट ऑफ 1857. तो तीसरा कॉज जो आज हम डिस्कस करेंगे, 1 सेकेंड, दैट विल बी सोशल and religious cause. तो सोशल कॉज में 3 चीजें आपको याद रखनी है. एक तो इंग्लिश एजुकेशन, सेकंड था इसमें सती सिस्टम को बैन कर देना, वो बैन हुआ था, और तीसरा विडो रिमैरिज. विडो रिमैरिज. सो पहले हम इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करेंगे. इंग्लिश एजुकेशन में क्या था? एक चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, 1813 में, और उसमें क्या कहा गया था कि 1 लाख रुपीस स्पेंड किए जाएंगे. उसमें एक लॉ आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक लॉ आया था कि 1 लाख रुपीस जो है वो स्पेंड किए जाएंगे. किस पे स्पेंड किए जाएंगे? इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए. कहाँ पे? इंडिया में. ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में. अब यहाँ पे क्या था, इंडिया में 2 कैटेगरीज में लोग डिवाइड हो चुके थे. एक तो ओरिएंटलिस्ट और दूसरे एंग्लिसिस्ट. अब ये कौन थे? जो ओरिएंटलिस्ट थे वो ईस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे. वर्निक्यूलर लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे उसी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे. लेकिन जो एंग्लिसिस्ट थे उनकी सोच वो मॉडर्न थी. उनका विजन जो था वो ब्रॉड था. वो कहते थे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे. उनका सोचना ये था कि अगर हम इन ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज को समझेंगे तभी हम इनसे लड़ पाएंगे, इनकी लैंग्वेज को समझ के इनसे ही लड़ पाएंगे, क्योंकि तब जाके हम इनकी पॉलिसी समझ पाएंगे, इनकी लैंग्वेज समझ पाएंगे, हमारे लिए आसान होगा इनसे लड़ना. तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ था चार्टर एक्ट 1813 में कि 1 लाख रुपीज विल बी स्पेंड ऑन स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है. अब ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1835 में. चार्टर एक्ट ऑफ 1835 में, 2 Feb 1835. एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डेट आप याद रख लो. ठीक है. तो 1835 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था. और किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था. अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था तो रेकमेंड किसने किया था? ये रेकमेंड किया था लॉर्ड मैकाउले ने. किसने? लॉर्ड मैकाउले ने.
एंड बिकॉज ऑफ इट उसको क्या बोला जाता है, लॉर्ड मैकॉले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है इंडिया में, द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फाइन। और ये जो लॉर्ड मैकाउले है, जब ये इंडिया आया था, ही केम टू इंडिया एज लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल, क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोला जाता था, लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1835, सॉरी यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 में ये डिसाइड हुआ था कि 1 लाख रुपीज विल बी गिवन फॉर स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और एक्चुअली वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2 फेब 1835 को। किसने इंट्रोड्यूस कराया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी रिकमेंडेशन पे, लॉर्ड मैकाउले की रिकमेंडेशन पे। और लॉर्ड मैकाउले को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फाइन। अब इस इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड कराने में उनकी सपोर्ट किसने की, इंडियन सपोर्टर्स कौन कौन से थे, कौन से इंडियंस थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया। वन वॉज राजा राम मोहन रॉय and second was ईश्वर चंद्र विद्या सागर। ये दो थे इंडियन सपोर्टर्स जिन्होंने सपोर्ट किया था इंग्लिश एजुकेशन को। उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड होनी चाहिए इंडिया में, ताकि लोग इन अंग्रेजों की लैंग्वेज को समझ पाए और फिर उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दे पाए। दिस वॉज अबाउट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सेकेंड क्या था, इट वॉज सती सिस्टम। सती सिस्टम को नेक्स्ट इन ब्रिटिशर्स का क्या था कि सती सिस्टम को बैन किया जाए। ये सबको पता है ये कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें अगर किसी शादीशुदा औरत का हस्बैंड मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके साथ। तो ये सती सिस्टम बैन करवा दिया गया था। किसने, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक was the person behind it। उसने कहा था कि सती सिस्टम को बैन करना चाहिए। कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये, 1829 में ऐसा डिसाइड हुआ था। और इस चीज को किस इंडियन ने सपोर्ट किया, कौन सा इंडियन सपोर्टर था, अगेन इट वॉज राजा राम मोहन रॉय। और वो किस को बिलोंग करते थे, ही बिलोंग टू ब्रह्मो समाज। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। फाइन। राजा राम मोहन रॉय जो है, उनका विजन बहुत ब्रॉड था। बिकॉज ऑफ दैट उनकी सोच जो थी, इट वॉज हेड ऑफ इट्स टाइम। उनकी सोच जो आजकल के जमाने के लोगों की सोच होती है, वो उस जमाने में वैसी सोच रखते थे। So that is because of that he was called as modern man of India। राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता था, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। और इनको ये किसने कहा था, who called राजा राम मोहन रॉय as modern man of India? It was wait a second, इट वॉज जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को कौन सा नाम दिया था, कौन सा टाइटल दिया था, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये अपनी बुक में लिखा था, नेमली द डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
इस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया था कि राजा राम मोहन रॉय को उन्होंने टाइटल दिया है कौन सा, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। तो क्या पढ़ा आपने सती सिस्टम में कि सती सिस्टम को बैन करवा दिया गया था 1829 में। किसके थ्रू, किसने बैन करवाया था, हु इंट्रोड्यूस्ड इट, विलियम बेंटिक वॉज बिहाइंड इट। और उनका इंडियन सपोर्टर कौन था, इट वॉज राजा राम मोहन रॉय। और इससे रिलेटेड राजा राम मोहन रॉय का एक जर्नल भी आता था। उस जर्नल का नाम क्या है, संवद कौमुदी। उस जर्नल का नाम क्या है, संवद कौमुदी, जो किससे रिलेटेड था, इस सती सिस्टम को बैन करवाने से रिलेटेड उनका एक जर्नल भी आता था। व्हाट वाज दैट, संवद। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट जर्नल, इट वाज संवद कौमुदी। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द लास्ट थिंग जो आपको सोशल कॉज में पढ़ना है, दैट इज विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज। अब अगर सती सिस्टम बैन करवा दिया गया तो ये चीज फॉरवर्ड कर दी गई थी कि जो विडोज है उनकी रीमैरिज के बारे में सोचना चाहिए। फाइन, तो ये किसने लाया था, दिस कॉन्सेप्ट वॉज ब्रॉट बाय लॉर्ड डेलहाउसी। ये उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कब, 1856 में। और वहां पर इंडियन सपोर्टर कौन था, इट वॉज ईश्वर चंद्र विद्या सागर। ये इंडियन सपोर्टर थे जिन्होंने लॉर्ड डेलहाउसी को सपोर्ट किया था, किस चीज के लिए, विडो रिमैरिज के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि ये सही स्टेप होगा। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1856 में। फाइन, दिस वॉज द लास्ट रीजन जो सोशल कॉज में आता है। उसके बाद रिलीजियस कॉज। अब रिलीजियस कॉज में क्या क्या आता है, एक एक्ट आया था, जनरल सर्विस रिलीजियस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये कब आया था, 1856 में ही आया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो इंडियन स्पॉयज है, इंडियन सोल्जर्स है, उनको ओवरसीज जाना पड़ता था। तो कुछ ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे जो ये बिलीव करते थे, जो ये मानते थे कि अगर उन्होंने सी को क्रॉस कर लिया, अगर वो ओवरसीज गए, सी के पार गए, समंदर के पार गए, तो उससे उनका जो कास्ट या स्टेटस है, कास्ट का स्टेटस है, वो खो देंगे, वो अपना स्टेटस खो देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन वो जो अपना स्टेटस है, उनका जो कास्ट सिस्टम है, उसका अकॉर्डिंग टू जो उनका स्टेटस है वो खो देंगे, दे विल लूज दैट। तो उनको लगा कि ये हमारे रिलीजन पे अटैक कर रहे हैं, ये एक अच्छा एक्ट, उनको वो इस एक्ट को एक अच्छा एक्ट नहीं मानते थे। सो ये एक रीजन बन गया रिलीजियस एक्ट का। दूसरी बात, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे, और वो क्या करते थे, दे यूज टू स्प्रेड देयर रिलीजन, और वो लोगों को फोर्सबली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, उनको कन्वर्ट होने पे मजबूर करते थे। सो दिस वाज द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। वो अपना रिलीजन स्प्रेड करते थे और लोगों को फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। दीज वर द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। फाइन, उसके बाद मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉज में क्या आता है, पहला रीजन जो वहां पे बना था, इट वाज डबल सैलरी।
डबल सैलरी मिलिट्री में एक्चुअली इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उनके बीच में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। पहली डिस्क्रिमिनेशन थी सैलरी की, और यहाँ पर जो ये डबल सैलरी है इसके लिए एक टर्म यूज किया गया था, बट्टा बट्टा, ठीक है, विच इज अ कन्नड़ा वर्ड, उसका मतलब होता है राइस, ठीक है। यहाँ पे ये सैलरी से रिलेटेड था। ये एक्स्ट्रा अलोवेंसेस दी जाती थी जो भी कोई सोल्जर ओवरसीज जाता, ठीक है, समंदर पार लड़ने जाता, ओवरसीज के लड़ने जाता, उसको डबल सैलरी देते थे। लेकिन ये कन्फाइंड था ओनली अप टू ब्रिटिश सोल्जर्स। जब वो ओवरसीज लड़ने जाते तो उनको ये डबल सैलरी, ये भत्ता मिलता था। लेकिन अगर इंडियन सोल्जर्स ओवरसीज लड़ने जाते उनको ये डबल सैलरी नहीं मिलती थी। ये पहला रीजन था मिलिट्री कॉज में। सेकेंड वन इज रेशियल एरोगेंस। जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे वो फेयर होते थे, वो गोरे होते थे, और जो इंडियन सोल्जर्स होते थे वो काले होते थे, उनका कलर काला होता था। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन्हें अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता था, उन्हें वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स को दिया जाता था। ये भी एक रीजन बन गया। तीसरा रीजन जो था, जो हाईएस्ट पोस्ट होते थे वो सारे ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए होते थे, वही आगे बढ़ पाते थे, वही उन्हीं को आगे प्रमोशंस मिलती थी। लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके लिए सबसे ऊपर जो रैंक थी वो कौन सी थी? अपर मोस्ट रैंक जो थी वो कौन सी थी? इट वॉज सूबेदार। उसके आगे वो बेचारे कभी बढ़ ही नहीं पाते थे। दे वर लिमिटेड टू दिस पोस्ट ओनली। और जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी वो सारी उन्होंने किन के लिए रखी थी? वो उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रखी थी। इनके अलावा एंग्लो सिख वॉर था, क्रीमियन वॉर चल रहा था, अफगान वॉर चल रहा था, संथल रिवोल्ट चल रहा था। ये सारे रिवोल्ट्स, इन सारे वॉर्स की वजह से भी लोगों में एक गुस्सा आ गया था जो कि एक मिलिट्री कॉज बन गया। एंड देन पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट दीज ब्रिटिशर्स। और जो लास्ट में जो इमीडिएट कॉज बन गया, इमीडिएट क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाकी कॉजेज ने अब लास्ट जो है हमारा, दैट इज, वन सेकेंड, दैट इज इमीडिएट कॉज। ये इमीडिएट क्यों बन गया? बिकॉज ये लास्ट कॉज था जिसके बाद लोगों ने एकजुट होकर इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी बाकी कॉजेस जो थे उन्होंने अपना काम कर दिया था। सो दिस वाज द फाइनल थिंग दैट हैपेंड। और इसके बाद लोग भड़क गए किस पे? ब्रिटिशर्स पे। अब इन इमीडिएट कॉजेस में क्या था? इसमें ग्रीस कार्ट्रिज, एक तो इन्होंने ग्रीस कार्ट्रिज लाई थी, एंड एनफील्ड राइफल्स। अब इन राइफल्स में क्या होता था? ग्रीस लगी होती थी, किसकी? काउ एंड पिग फैट की, पिग फैट एंड काउ मीट, जो कि अगेन एक रिलीजियस पे अटैक, ये रिलीजन पे फिर से एक अटैक करने की कोशिश थी। क्योंकि जो हिंदूज और मुस्लिम्स है, एक्चुअली क्या होता था, इन राइफल्स को यूज करने से पहले बाइट करना पड़ता था, और जब आप बाइट करोगे तो ऑब्वियसली वो मुंह में लग जाएगा। तो काउ जो है, हिंदू लोग उसको सैक्रेड मानते हैं, और जो पिग फैट है मुस्लिम्स वो नहीं खाते, वो अच्छा नहीं मानते हैं इसको, तो उनके लिए वो गलत था। अकॉर्डिंग टू रिलीजन उन दोनों के लिए वो गलत था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि ये फिर से हमारे रिलीजन पे अटैक कर रहे हैं, और देन इट बिकेम द लास्ट कॉज फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स जो थे उन्हें लगा कि ये जो कार्ट्रिज है वो ये यूज नहीं कर पाएंगे, और ये गलत है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो वो भड़क गए, और ये भी एक कॉज बन गया रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब क्वेश्चन है कि ये सब स्टार्ट हुआ कहाँ से? ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कहाँ से हुआ? इट एक्चुअली स्टार्टेड इन Barakpura, also known as Berhampur.
कहाँ पे? इट इज इन वेस्ट बंगाल। कैलकाटा। यहां से ये स्टार्ट हुआ। कैसे? ऑन 10th मई 1857 इन मीरठ क्या हुआ वहां पे? म्यूटनी ऑफ स्पॉयज। जो सोल्जर्स थे वो एक साथ हमला करने बैठे, उन्होंने हमला किया। किस पे? कब? 10th में 1857। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक सोल्जर ने, ये स्टार्टिंग पर्सन कौन था, किसकी वजह से ये सारा म्यूटनी ऑफ स्पॉयज जो था, सोल्जर जो भड़क गए, उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया एक साथ। वो किसने स्टार्ट किया था? उसका स्टार्टिंग पर्सन था कौन? इट वॉज वन ऑफ द सोल्जर नेमली मंगल पांडे। नेमली मंगल पांडे। फाइन। हु किल्ड वन ऑफ हिज सीनियर्स, जिसने अपने एक सीनियर पे अटैक किया, ब्रिटिश सोल्जर सीनियर था, उसको अटैक किया और उसको फायर किया। ये सब कब हुआ? इट हैपेंड ऑन मार्च 29 1857। ठीक है। फिर जब उसको फांसी दी मंगल पांडे को, जिसकी वजह से लोग भड़क गए, सोल्जर्स भड़क गए, और उन्होंने 10th मई को, फाइनली 10th मई 1857 को एकजुट होके हमला करना स्टार्ट कर दिया। फाइन। इस 1857 के टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तब जो इनके गवर्नर जनरल थे, इट वॉज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। फिर आगे ये रिवोल्ट, ये मीरठ से स्टार्ट होके कहां कहां स्प्रेड हो गया? यूपी में स्प्रेड हुआ। ये यूपी से अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक ये स्प्रेड होता गया, लेकिन दिल्ली तक भी पहुंचा। फाइन। लेकिन जो साउथ था वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं चल रही थी। साउथ बिल्कुल साइलेंट था, वहां पे कुछ भी नहीं चल रहा था। सेंट्रल इंडिया जो है वहां पर भी कुछ नहीं चल रहा था। मोस्टली ये सब नॉर्थ और ईस्ट में हो रहा था। फाइन। इसमें ग्वालियर, इंदौर सब सोल्जर्स ग्वालियर में भी रिवोल्ट करने लगे, इंदौर में भी रिवोल्ट करने लगे। तो बहुत सारी जगहों पे लोग रिवोल्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल इंडिया एंड इन साउथ, जो कि एक कॉज बन गया। किस चीज का कॉज बन गया? फेलियर का। किसके फेलियर का? इस रिवोल्ट के फेलियर का, जो हम आगे देखेंगे। जब ये पहले स्प्रेड हुआ तो इसका फेलियर का कॉज क्या था? ये फेल क्यों हुआ? ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? एक तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं इस रिवोल्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि लीडरशिप मिसिंग थी। एक कॉमन लीडर था ही नहीं कि लोग जिसकी बात सुनते, लोग जिससे डिस्कस करते, या जो लोगों को एक वे दिखाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वो लीडरशिप वहां पे मिसिंग थी इस रिवोल्ट में। इसके अलावा कुछ इंडियंस थे जो सपोर्ट कर रहे थे किसको? ब्रिटिशर्स को। और वो कौन कौन से थे? इट वॉज निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, नवाब ऑफ भोपाल, राजा ऑफ जोधपुर, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड कश्मीर एंड द राणा ऑफ नेपाल। ये सारे किनको कर रहे थे सपोर्ट? ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन सब ने सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी
इन सब ने सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी साइन की हुई थी, अकॉर्डिंग टू विच ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जा पाए. फाइन, दैट बिकेम द बिगेस्ट रीजन कि ये लोग ब्रिटिशर्स की सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस पहले से ही साइन की थी. फाइन, ये भी एक बिगेस्ट कॉज बन गया इस रिवोल्ट के फेलियर का. अब ये जो रिवोल्ट हुआ, इसका इंपैक्ट क्या था? इसके दो इंपैक्ट्स थे. कितने इंपैक्ट्स थे? दो. एक तो नेगेटिव था और दूसरा पॉजिटिव था. पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये था कि इस रिवोल्ट की वजह से लोगों में एक अवेयरनेस आ गई, उनमें एक नेशनलिज्म आ गई. नेशनलिज्म उनके अंदर मतलब दे स्टार्टेड डेवलपिंग नेशनलिज्म फॉर देयर कंट्री, दैट पेट्रियोटिज्म विच दे वर लैकिंग बिफोर. उनमें वो पेट्रियोटिज्म नहीं था, वो नेशनलिज्म नहीं था. उनमें अब ये रियलाइजेशन हुई कि देयर वर सम हीरोज, कुछ लोग थे जिन्होंने हीरोइकली बिहेव किया और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की उनके लिए, कंट्री के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की, जिसकी वजह से उनके अंदर नेशनलिज्म आ गई, पेट्रियोटिज्म आ गई. फाइन, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था इसका? वो इसका एक फाइनल रिजल्ट बन के आ गया. दोज वर द रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. वो क्या था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट केम टू एन एंड. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इट केम टू एन एंड. और अब जो पावर्स थे, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सारे पावर्स थे, वो किसके हाथ में आ गए? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गए. मींस अब क्वीन के अंडर सारे पावर्स, क्वीन के हाथ में सारे पावर्स आ गए. और उस टाइम पे क्वीन कौन थी? इट वाज क्वीन विक्टोरिया. इट वाज क्वीन विक्टोरिया. अब जब ब्रिटिश के हाथ में पावर्स आ गए तो कुछ चेंजेस भी आ गई. पहली चेंज क्या आ गई? जो इनका गवर्नर जनरल हुआ करता था, इस टाइटल में एडिशन आ गया. एक एडिशनल टाइटल इन लोगों ने लाया. और वो क्या था? वो कौन सा एडिशनल टाइटल था? इट वॉज वाइसरॉय. इट वॉज वाइसरॉय. वो ब्रिटिश में पहले गवर्नर जनरल बोलते थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में उसको वाइसरॉय बोलने लगे. तो पहला वाइसरॉय कौन बना? इट वॉज लॉर्ड कैनिंग. और क्योंकि ये चेंज पावर मिलने के बाद हुई और लॉर्ड कैनिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम भी था, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल माना जाता है और फर्स्ट वाइसरॉय भी. सो फर्स्ट वाइसरॉय आएगा तो लॉर्ड कैनिंग ही लिखना है आपको एग्जाम में. अगर लास्ट गवर्नर जनरल पूछा तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही आएगा. सेकेंड थिंग जो था, इन्होंने एक और पोस्ट इंट्रोड्यूस की थी. वो कौन सी थी? दैट वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. इन्होंने ये लंदन में ही बैठता था और लंदन में एक ऑफिस खोला था जिसका नाम इन्होंने इंडियन हाउस रखा था. ये लंदन में ही बैठता था, वहीं पर अपने ऑफिस में, जिसका नाम था इंडियन हाउस. ठीक है. इसका काम क्या था? गवर्नर जनरल इसको रिपोर्ट करता था और ये इन टर्न क्वीन विक्टोरिया को रिपोर्ट दिया करता था, जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही होती उस टाइम पे. फाइन, दैट वाज हिज जॉब. अब क्वीन विक्टोरिया जो थी, बिकॉज सारे पावर्स उनके हाथ में आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया? शी केम अप विद एन एक्ट. कौन सा एक्ट था वो? इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858.
और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आई थी, एंड व्हाट वाज दैट? पहली, डॉक्ट्राइन ऑफ, आई जस्ट राइट द नेम, ये किसने लाया था? क्वीन विक्टोरिया, जो कि 1857 में क्वीन थी। उनको पावर्स मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? शी केम अप विद एन एक्ट विच वॉज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इसमें पहली टर्म जो थी वो ये थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये कैंसिल होनी चाहिए, कैंसिल होगी। फाइन। सेकेंड थिंग जो थी दैट वाज नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ये जो रिलीजन में पहले इंटरफेयर किया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सेकेंड थिंग, status of equality, status of इक्वालिटी बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश सोल्जर्स। अब कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी सैलरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वो नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसकी वजह से इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता था। लेकिन इन सारे पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट वॉज नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन। बाकी कुछ भी बंद नहीं हुआ, ना ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और ना ही स्टेटस ऑफ इक्वालिटी दिया गया था। ओनली जो ये पॉइंट बी है, नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन, that was the only point which was accepted and implemented. Fine. So this was all for today's lecture. इसके साथ revolt of 1857 भी खत्म होता है, and next will be our partition of Bengal and Indian National Congress. Fine. So take care. Allah Hafiz. Bye bye. And before going, अगर आपको कोई भी confusion है, कोई भी question है, कोई भी query है, you can write that in the comment section. We are going to answer each and every question of yours. Fine. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.